तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि ग्रैनी सी और ग्रैंडपा मोशन को लेकर सीधा एक विलेज के अंदर जाते हैं, जहां पर ग्रैनी एक वुमेन को एक बेबी डिलीवर करने में मदद कर रही होती है। और दूसरी तरफ उन लोगों को वहां पे पता चलता है कि इस विलेज में एक जायंट स्नेक मौजूद है, जो कि यहाँ पे मौजूद बच्चों की सोल को एब्जॉर्ब कर लेता है। और मोशन को जब उसके बारे में पता चलता है तो वो अपनी आइज के जरिए चेक करके देखता है। वहां पर असल में एक स्टेचू होता है, जो कि एक गॉड स्टेचू था, मगर उसके पीछे एक जायंट स्नेक छुपा हुआ था। ये देखने के बाद मोशन उसे मारने के लिए अपने बुच्चर्स का इस्तेमाल करते हुए सीधा उसके ऊपर कूद जाता है और अपने दोनों ही बुच्चर का इस्तेमाल करते हुए काट कर 2 टुकड़े कर देता है और वो छोटा बेबी दोबारा से जिंदा हो जाता है। और उसके बाद फिर ग्रैनी सी मोशन को उसके बचपन के बारे में बताती है कि जब वो उन लोगों के पास आया था तो उसकी मदर या फिर वो कोई औरत थी जो कि बिल्कुल सेफ एंड साउंड पहुंचाकर पानी में कहीं गायब हो गई थी। और फिर हमें दिखाया गया था कि उन लोगों के वहां से जाने के बाद वहां पर 2 और लोग आते हैं। वो 2 लोग सीधा उसी विलेजर के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, यहाँ पे एविल मॉन्स्टर्स हर जगह घूम रहे हैं। तो वो विलेजर उन लोगों को बता देता है कि यहाँ पर 2 ओल्ड लोगों के साथ एक बच्चा भी आया था और उन लोगों ने मिलकर एक जायंट स्नेक को मार दिया है। ये सुनते ही वो ओल्ड मैन फौरन से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को वहीं पे ही फ्रीज कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही उस विलेजर के घर की तरफ जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद एक बंदा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे मौजूद दबे हुए एक कॉफिन को बाहर निकाल लेता है। उस कॉफिन के ढक्कन को उतारने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि वहाँ पर असल में एक बंदे की डेड बॉडी है। और वो ओल्ड मैन कहता है कि ये लास्ट कैंप का हेड हुआ करता था। ये कहते ही वो एक खास तरह का माइंड रीडिंग स्पेल क्रिएट करते हुए सीधा उस डेड बॉडी के साथ अटैच कर देता है और उन लोगों को फिर उस बंदे के माइंड में वो सब कुछ दिखाई देता है जो कि उस बंदे ने खुद अपनी आंखों से देखा था। वहाँ पर उस वॉरियर को उस ब्लाइंड ग्रैंडपा ने मारा था, जो कि उन लोगों ने क्लियरली देख लिया था। और फिर वहाँ पे वो लोग ग्रैनी सी को भी देखते हैं। ग्रैनी सी ने भी वहाँ पे मौजूद एक वॉरियर का काम तमाम कर दिया था। ये देखते ही वो लोग फौरन से उस विजुअल से बाहर आते हैं तो अचानक उन्हें नजर आता है कि उस बॉडी में अभी भी कुछ हलचल हो रही है, जैसे कि वो शायद अभी भी कुछ बताना चाहती है। ये देखने के बाद वो ओल्ड मैन दोबारा से अपने सेम उसी स्पेल का इस्तेमाल करता है तो उन लोगों को उस डेड वॉरियर की मेमोरी में दिखाई देता है कि मोशन वहाँ पे मौजूद उस जायंट स्नेक के साथ लड़ रहा था। ये देखने के बाद वो लोग वापस से उस वॉरियर की तरफ देखते हैं। उस स्पेल की वजह से उस वॉरियर को न जाने क्या हो गया था कि जिसकी वजह से वो बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रहा था। और इस तरफ वो एल्डर कहता है कि इन लोगों ने मेरी सेम टेक्निक सीखा और परफॉर्म भी किया है, मगर उसके बावजूद भी ये लोग यहाँ पर फेल हो गए हैं। और वहाँ पे मौजूद वो मास्क मैन कहता है कि लॉ एनफोर्समेंट एल्डर इस वॉरियर को चलो अब हमेशा के लिए यहाँ पे दफना कर गुड बाय कर दो। मगर फिर वो एल्डर कहता है कि इन लोगों ने बहुत ही बड़ा जुर्म किया है, हमारे कैंप की जितनी भी ट्रेनिंग थी वो सारी की सारी बेकार चली गई। ये कहने के बाद वो वॉरियर फिर उस मरे हुए वॉरियर को फिर से पनिशमेंट देते हुए उसकी बॉडी को पूरी तरह से जलाकर राख कर देता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस वॉरियर में अभी भी थोड़ी सी जान बाकी थी, जिसकी वजह से उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। मगर जलने के बाद तो वो बिल्कुल राख का ढेर बन जाता है और उसी कॉफिन के अंदर चला जाता है। और दूसरी तरफ वो लोग उस विलेजर को भी अपने मैजिक स्पेल से रिलीज कर देते हैं तो उसे कुछ मालूम ही नहीं होता कि उसके आसपास क्या हुआ है। और दूसरी तरफ से वो दोनों ही मास्टर्स वहाँ से निकलकर वापस आ रहे होते हैं और कहते हैं कि उस डिसेबल विलेज के ओल्ड पीपल से जाकर अब मिलना ही पड़ेगा। अगले सीन में हमें दोबारा से उसी डिसेबल विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें पहले ग्रैनी सी की आवाज सुनाई देती है, जो कि मोशन को आवाज देती है और कहती है कि जल्दी से उठ जाओ, आज हमारी मुर्गी ने अंडा दिया है, इसलिए उससे बगैर फाइट किए तुम्हें वो अंडा लेकर आना है, इसीलिए फौरन से जाओ और उस अंडे को जाकर ले लो क्योंकि वो मुर्गी फिलहाल बाहर गई हुई है। ये सुनते ही मोशन फौरन से अंडा लेने के लिए जैसे ही वहाँ पे जाता है तो उसे वहाँ पर एक अच्छा खासा अंडा दिखाई देता है, जो कि साइज में काफी बड़ा लग रहा था। उसे देखकर मोशन भी खुश हो जाता है और कहता है कि ये अंडा तो सच में लाजवाब है, हमारी ड्रैगन चिकन तो सच में ड्रैगन चिकन है, उसका अंडा भी बिल्कुल वैसा ही है, जितना बड़ा ये अंडा है इसे खाने में उतना ही मजा आएगा। मगर इतने में अचानक ड्रैगन चिकन उसके पीछे आ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रही होती है। मोशन जैसे ही पलटता है तो वो ड्रैगन चिकन जोर से धारती है और जैसे उससे अंडा छीनने की कोशिश करती है तो मोशन अंडा दूर हटा देता है, मगर फिर वो मुर्गी फिर उसे जमकर
कर मारना शुरू कर देती है और अंडे का सारा गुस्सा उसके ऊपर निकाल देती है, यहाँ तक कि मोशन को मार मार कर उसकी हालत खराब कर देती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एल्डर्स इसे भी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करवाते रहते हैं। उस ड्रैगन चिकन ने मोशन को बहुत ही बुरी तरह मारा होता है, मगर उसके बावजूद भी वो उसे कंटिन्यूसली मारे जा रही होती है और उसे कहती है कि तू ओवरलोड होगा अपने घर का, मेरे अंडे को हाथ लगाया तो तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। ये कहने के बाद वो उसे एक जोरदार पंजा मारते हुए उठाकर दूर फेंक देती है। इतने में मोशन पलटकर वार करने के लिए आता है, मगर वो ड्रैगन चिकन अपने मुंह से आग उगलते ही उसकी बिल्कुल जलाकर तंदूरी बना देती है। मोशन की इतनी बुरी हालत देखकर ग्रैंडपा युआनजी भी उस पे हंसने लगता है और कहता है कि बच्चे, तुम्हारे अंदर इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम एक ड्रैगन चिकन का मुकाबला कर सको, सच में कितनी शर्म की बात है। और इस तरफ वो ड्रैगन चिकन अपनी जीत का जश्न मना रही होती है और इस तरफ मोशन हार के बाद काफी ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है कि ये लड़ाई तो बिल्कुल एक तरफा थी, मैं पहले कभी इतना बुरा नहीं हारा, खासतौर पर मुझे एक ड्रैगन चिकन से तो बिल्कुल भी नहीं हारना चाहिए था। ये कहते ही वो विलेज से बाहर जाते हुए कहता है कि चलो इस मर्तबा में कुछ और नई टेक्निक सीख कर आता हूँ, उसके बाद मैं इस मुर्गी से भी अपना बदला ले लूंगा। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मोशन जंगल में अकेला फिर रहा होता है और अपने आसपास देख रहा था, मगर इतने में अचानक उसे फील होता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पीछे कोई भी नहीं दिखाई देता। इतने में हमें उसके पीछे एक परछाई दिखाई देती है और मोशन को भी पता चल जाता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है, मगर वो उसे इग्नोर करके आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ जाने लगता है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे असल में एक हिरन होती है जो कि उसका पीछा कर रही थी, और वो हिरन जैसे जैसे उसके पीछे जाती है तो मोशन अचानक से वहाँ से भागकर कहीं चला जाता है और जोर से चिल्लाता है। तो वो हिरन फौरन से बाहर निकलकर उसकी तरफ देखती है, मगर मोशन वहाँ पे कहीं भी नहीं होता। इतने में अचानक मोशन उसके सामने आकर उसे डरा देता है तो वो हिरन थोड़ा सा डर जाती है, मगर मोशन उससे कहता है कि ग्रैंडमा, मैं जानता हूँ आप मेरा पीछा कर रही हैं, मगर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, और हाँ प्लीज इस तरह भेस बदल कर मेरा पीछा मत किया कीजिए, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं, मैं आपको आसानी से पहचान लेता हूँ। ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, इसीलिए आप मेरी टेंशन ना लीजिए। मगर ग्रैनी सी वो रुकने वाली नहीं थी, वो उसका पीछा करती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मोशन भागते भागते पानी के ऊपर चला जाता है और वहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पर एक किनारे पर एक बीस्ट खड़ा हुआ है। उसे देखने के लिए वो उसके बेहद करीब चला जाता है और कहता है कि ग्रैंडमा, वो बिला वजह परेशान होती है, मैं बिल्कुल अपना ख्याल रख सकता हूँ, उन्हें मेरा पीछा करने की कोई भी जरूरत नहीं। मगर वो बीस्ट असल में उसकी ग्रैंडमा नहीं बल्कि एक रियल बीस्ट होता है जो कि उसे देखते ही गुस्से में आ जाता है और अपने सींगों का साइज बढ़ाते ही फौरन से उसका पीछा करना शुरू कर देता है। ये देखकर मोशन कहता है कि मुझे लगा कि शायद तुम मेरी ग्रैंडमा हो। ये कहने के बाद वो फौरन से अपने बुच्चर निकाल लेता है और कहता है कि अगर तुम ग्रैंडमा नहीं हो तो फिर मजबूरन अब तो मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। ये सुनते ही वो बीस्ट बहुत ज्यादा डर जाता है और फौरन से अपने ब्रेक लगाते हुए सीधा उसके पास आकर रुक जाता है। वो बीस्ट असल में उसकी ग्रैंडमा ही थी, मगर वो उससे जाते हुए कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ वापस विलेज जाऊंगी, इसीलिए तुम जब तक यहाँ पे हो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ये सुनने के बाद मोशन फिर से वहाँ से भागते हुए कहीं दूर निकल जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस एल्डर विलेज में वो दोनों ही ओल्ड मैन पहुंच जाते हैं और वो ओल्ड मैन वहाँ पर आने के बाद कहता है कि मैं लॉ एनफोर्समेंट यान शेन जियाओ हूँ और मैं यहाँ पर अपने लीडर की वाइफ से मिलने के लिए आया हूँ। मगर हमें दिखाया जाता है विलेज चीफ उस मास्क मैन के साथ बाहर आता है और कहता है कि जिस मैडम से आप लोगों को मिलना है वो यहाँ पे है ही नहीं, और एक मर्तबा जो बंदा हमारे डिसेबल्ड विलेज में आ जाता है उसका फिर बाहर की दुनिया के साथ कोई लेना देना नहीं होता। जिसके बाद विलेज चीफ उस मास्क मैन की तरफ देखता है, शायद वो लोग एक दूसरे को पहचानते थे। देखते ही वो मास्क मैन अलग जगह जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि हम लोग दोबारा मिल रहे हैं, क्या तुम वाकई में यहाँ पर रहना चाहते हो, दुनिया से बिल्कुल कट कर एक कोने में। तुम जानते भी हो ना कि हमारी जनरेशन के बाद सिर्फ हम कुछ ही लोग बचे हैं और इस वक्त तुम भी जिंदा हो, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी खातिर ग्रैनी सी को बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, हम लोग उससे कुछ पूछना चाहते हैं। उसने 40 साल पहले जो कुछ भी किया था उसके लिए उसे कुछ एक्सप्लेनेशन तो देनी ही पड़ेगी। ये सुनकर वो फार्मिस्ट कहता है कि अच्छा तो ये सारा मसला उस ग्रैनी सी का है। सच में बहुत ही बदकिस्मती की बात है क्योंकि ग्रैनी सी इस वक्त यहाँ पे मौजूद है ही नहीं, वो कहीं बाहर गई हुई है। अगले सीन में हमें दोबारा से मोशन को दिखाया जाता है जो कि कंटिन्यूअसली भागते हुए कहीं जा रहा होता है और अचानक से उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्ड आ जाता है
उस बर्ड को देखते ही मोशन कहता है कि ग्रैंड माँ आपको मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है, मगर ग्रैनी उसके बिल्कुल पास से होते हुए ऊपर की तरफ चली जाती है और दूसरी तरफ मोशन भाग भाग कर बहुत ज्यादा थक जाता है और कहता है कि ग्रैंड माँ जानबूझकर मुझे तंग कर रही हैं, उन्हें मालूम है कि मैं उड़ नहीं सकता और वो उड़ते हुए मेरे साथ मुकाबला करने की कोशिश कर रही है। मगर उसे अचानक से ग्रैंडपा ग्वान की बात याद आती है। उसने बताया था कि उड़ने के लिए हमेशा विंड व्हिप का इस्तेमाल करो, जब भी तुम्हें कहीं पे विंड व्हिप नजर आए तो तुम उसके साथ ऊपर की तरफ का ढूंढना होगा। इतने में अचानक वहाँ पर एक हवा का बहुत ही तेज झोंका आता है, जिसकी वजह से वहाँ पे मौजूद छोटे छोटे मॉन्स्टर्स हवा में ऊपर उड़ने लगते हैं और मोशन को अचानक फिर वहाँ पर विंड व्हिप दिखाई देती है, जो कि असल में उन मॉन्स्टर्स को हवा में ऊपर की तरफ लेकर जा रही होती है। ये देखते ही मोशन समझ जाता है कि मुझे इस विंड व्हिप के बिल्कुल टॉप पे अपना पैर रखना होगा। ये कहने के बाद वो फौरन से उसी विंड व्हिप का सहारा लेते हुए फिर हवा में ऊपर उड़ने लगता है और देखते ही देखते वो उसे कुछ ही देर के अंदर मास्टर कर लेता है और फिर अपनी ग्रैंड माँ से कहता है कि आप जरा मुझे पकड़ कर दिखाइए। ये कहने के बाद वो पलक झपकते ही वहाँ से बहुत ही तेजी से निकल जाता है और उसकी ग्रैंड माँ कहती है कि ये बदमाश लड़का फिर कहाँ चला गया और सीन कट होता है और फिर हमें दोबारा से डिसेबल्ड विलेज में उन लोगों को दिखाया जाता है। वो माउसमैन कहता है कि हमारा लॉ एनफोर्समेंट एल्डर वो पिछले 40 सालों से इंतजार कर रहा है और हम लोग कुछ देर और इंतजार कर लेंगे, हमें कोई भी जल्दी नहीं। आप लोग एक दिन के लिए अपनी जगह चेंज कर लीजिए, क्योंकि आज हम लोग एक रात के लिए यहाँ पर ठहरने वाले हैं। उम्मीद है कि विलेज चीफ हमें इसकी इजाजत देंगे। तो विलेज चीफ कहता है कि एक रात का रुकना कोई मसला नहीं। ये कहने की ही देर थी कि लॉ एनफोर्समेंट एल्डर फौरन से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए हवा में एक सिग्नल रिलीज करता है, जो कि एक एनर्जी सिग्नल था। उस सिग्नल के मिलते ही फिर हमें वहाँ पर बड़ी बड़ी शिप्स को आते हुए दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही बड़े साइज की होती है, जैसे कि वो कोई बड़ा पहाड़ हो। और हमें फिर वहाँ पर बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है, जो कि बड़े बड़े स्टेचूज को उठाकर अपने साथ लेकर आ रहे होते हैं। शायद वो लोग भी जानते थे कि डार्कनेस से लड़ने के लिए उनके पास स्टेचूज का होना बहुत जरूरी है और देर करेगी तो ये पूरा का पूरा टियानमो सेक्ट हमारे विलेज के ऊपर आकर लैंड कर जाएगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मोशन विंड व्हिप का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी से हवा में उड़ रहा होता है और वो कहता है कि मैं इस विंड व्हिप का इस्तेमाल करके खुद को ज्यादा से ज्यादा दूर तक लेकर जा सकता हूँ। मगर अचानक से सामने की डायरेक्शन से बहुत ही तेज हवा का झोंका आता है और मोशन को कुछ भी दिखाई देने नहीं लगता। मगर अचानक से उसकी नजर पड़ती है वहाँ पे मौजूद एक कर मोशन बिल्कुल हैरान सा रह जाता है और वो व्हाइट फॉक्स जैसे ही अपनी आंख खोलती है तो उसकी नजर भी मोशन पर पड़ती है और वो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और गुस्से में आकर अपनी टेल्स के साथ एक पावरफुल विंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मोशन को उठाकर दूर फेंक देती है। और मोशन क्योंकि उड़ नहीं सकता, उसे सिर्फ और सिर्फ विंड व्हिप का सहारा लेना था, तो वहाँ पे कोई विंड व्हिप नहीं थी, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगता है। ये देखते ही व्हाइट फॉक्स बहुत ज्यादा डर जाती है और मोशन को नीचे गिरने से बचाने के लिए वो उस बटरफ्लाई को नीचे की तरफ लेकर आती है। जैसे ही मोशन उस पर गिरने के बाद अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसके पास में वो छोटी सी व्हाइट फॉक्स है, उसे वो काफी गौर से देख रहा होता है और फिर डर के मारे फौरन से पीछे हट जाता है। और वो छोटी सी फॉक्स उससे कहती है कि डरो मत, मैं एक छोटी सी फॉक्स हूँ, मैं उड़ते हुए थोड़ा सा थक गई थी तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ। मगर मैंने सोचा भी नहीं था कि कोई इतनी ऊपर हवा में आकर मेरे पास पहुँच जाएगा। तो फिर मोशन कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे मालूम नहीं था कि तुम यहाँ पे मौजूद हो, तो मुझे यहाँ पे संभल कर आना चाहिए। शायद तुम मेरी वजह से डर गई होगी। असल में मैं किसी को चेस कर रहा था और उसका पीछा करते करते मैं इस तरफ चला आया। लगता है कि शायद मैं जिस विंड व्हिप के पीछे जा रहा था वो शायद तुम्हारी ही विंड व्हिप थी, मगर तुम इसके बारे में कैसे जानती हो? ये सुनने के बाद वो फॉक्स अपनी टेल्स में से एक छोटी सी बुक बाहर निकालती है और कहती है कि मैंने इसके बारे में इस बुक से सीखा है। ये सुनकर मोशन उससे वो बुक लेकर उसे पढ़ने लगता है तो वो फॉक्स कहती है कि मैं इस बुक को पढ़ नहीं सकती, इसीलिए मैं इस बुक में बनी हुई चर्च को देखकर स्पेल कास्ट करने की कोशिश करती हूँ और मैंने ये विंड टेक्निक भी यहीं से ही सीखी है। इसकी मदद से मैं अपनी टेल्स को गोल गोल घुमाते हुए हवा में ऊपर भी उड़ सकती हूँ, मगर मैं तुम्हारी तरह विंड चेस टेक्निक को यूज नहीं कर सकती। क्या तुम इस बुक को पढ़कर मुझे ये टेक्निक सिखा सकते हो? क्योंकि तुम भी इसी टेक्निक को ही यूज कर रहे थे, इसका मतलब ये है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होगे। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज इस बुक को पढ़कर मुझे भी थोड़ा सा समझाओ कि आखिर ये टेक्निक्स किस तरह यूज होती है। तो मोशन कहता है कि बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारी खातिर इस बुक को पढ़कर तुम्हें समझा दूंगा। ये सुनकर वो फॉक्स काफी
काफी खुश होती है और फिर हम देखते हैं कि मोशन वो उसके साथ उस बुक को रीड करता है और उसे विंड टेक्निक के बारे में बहुत कुछ समझाता है और वो फॉक्स इसमें उसकी हेल्प भी कर रही होती है। उसे मालूम था कि कौन से वाली टेक्निक कौन से वाले पेज पे मौजूद है। तो फॉक्स उसे बताती है कि मैं इस बुक में पिक्चर्स देखकर इन टेक्निक्स को सीक्रेटली परफॉर्म करने की कोशिश करती हूँ, मगर क्योंकि मैं इसे प्रॉपर रीड नहीं कर सकती तो इसीलिए मैं इसे कम्प्लीटली समझ नहीं पा रही। मगर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे ये सब कुछ पढ़कर समझा दिया। अब मेरी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई है। ये कहने के बाद वो उस बुक को लेकर वापस से अपनी टेल्स में कहीं छुपा देती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें अपना नाम तो बताना भूल ही गई थी। मेरा नाम हुलिंगर है और तुम्हारा नाम क्या है? तो मोशन कहता है कि मैं बस एक काउ हर्डिंग बॉय हूँ, मेरा नाम मोशन है। मगर तुम ये बताओ कि आखिर ये बुक तुम्हें कहाँ से मिली है? मैं भी इस तरह की कुछ न्यू टेक्निक सीखना चाहता हूँ, इसीलिए शायद मुझे भी कोई ऐसी एक और बुक मिल जाए। मुझे अपने उस ड्रैगन चिकन को हर हाल में हराना है और उसके लिए मुझे बहुत सारी न्यू टेक्निक्स चाहिए। जिसके बाद वो फॉक्स से नीचे एक खाई की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि मुझे ये बुक वहाँ से मिली है। वहाँ पर एक बड़ा पहाड़ होता है जिसके चारों तरफ गहरी खाइयां मौजूद थी। मोशन कहता है कि क्या तुम मुझे वहाँ पर लेकर जा सकती हो? ये सुनकर वो फॉक्स थोड़ा सा डरने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर तो जा सकती हूँ, मगर हम लोग ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद वहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज मौजूद है और मुझे वहाँ पर काफी ज्यादा डर लगता है, तो इसीलिए मैं तुम्हें काफी ज्यादा डीप में नहीं ले जा पाऊंगी। मगर मोशन कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत क्या है, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए भी तैयार हूँ, बस तुम मुझे वहाँ पर एक मर्तबा लेकर तो जाओ। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो लोग उस माउंटेन के करीब जाते हैं तो उस माउंटेन का शेप एक ड्रैगन के शेप जैसा होता है और मोशन कहता है कि इस पैलेस को योंगजियांग पैलेस कहते हैं। ये एक एंशिएंट ड्रैगन पैलेस है। मगर वो बिल्कुल हैरान होता है कि मैंने तो इस तरह के पैलेस के बारे में सुना था कि वो पैलेस किसी रिवर के नीचे मौजूद है, मगर ये तो यहाँ पे मौजूद एक बड़ा खड़े पहाड़ के जैसा है जो कि बहुत ही दूर दूर से दिखाई दे रहा है। वो लोग जैसे ही उस ड्रैगन गुफा के अंदर जाने वाले होते हैं तो वहाँ पे वो फॉक्स कहती है कि यहाँ पे ऑल टाइम के बहुत सारे वॉरियर मारे गए थे और उनकी डेड बॉडीज यहाँ पे मौजूद है जो कि अपने आप ही जिंदा हो जाती हैं। वो लोग जैसे ही उस ड्रैगन के मुंह से सीधा उसके पेट की तरफ जाते हैं तो उन लोगों को दिखाई देता है कि वो जगह आहिस्ता आहिस्ता अंधेरी होती जा रही है और वहाँ पे बहुत ही ज्यादा सन्नाटा है। मगर वहाँ पे उन लोगों को बहुत सारे स्केलेटन्स दिखाई देते हैं जिसकी वजह से उन लोगों का डर थोड़ा सा बढ़ने लगता है और मोशन उस फॉक्स के साथ आहिस्ता आहिस्ता उस गुफा के डीप में जाने लगता है और वहाँ पे वो लोग आसपास की तरफ देखते हैं, शायद उन्हें वहाँ पे कोई चीज नजर आ जाए, मगर वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को स्केलेटन्स ही दिखाई देते हैं जो कि ऊपर कहीं लटके हुए होते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मारा गया है और उनकी डेड बॉडीज को यहाँ पर लटका दिया गया है ताकि कोई भी बंदा डर के मारे यहाँ पर ना आए। मगर अचानक से हमें वहाँ पे कोई चीज मूव करते हुए दिखाई देती है और मोशन और वो फॉक्स इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती। वो लोग सीधा आगे की तरफ जा रहे थे, आगे उन लोगों को एक गेट दिखाई देता है और वो फॉक्स कहती है कि मुझे लग रहा था कि शायद मुझे यहाँ पे आए हुए बहुत लंबा टाइम हो चुका होगा, मगर लगता है कि शायद मैं इतने भी ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं गई, ये दरवाजा अभी भी बिल्कुल वैसा ही है। ये कहने के बाद वो लोग फिर और ज्यादा डीप में जाने लगते हैं और जैसे जैसे वो लोग गहराई की तरफ जा रहे होते हैं वहाँ पर सन्नाटा उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है और मोशन को डर लगने लगा था कि कहीं ये खामोशी तूफान से पहले की खामोशी तो नहीं है। और फिर वो व्हाइट फॉक्स एक जगह आकर रुक जाती है और वो मोशन से कहती है कि हम लोगों को यहाँ पे आना था, यहीं पे ही वो जगह मौजूद है। वो लोग उस ऊंचाई से देखते हैं तो वहाँ पे नीचे उन लोगों को बहुत कुछ दिखाई दे रहा होता है। जिसके बाद वो फॉक्स उसे नीचे ले जाने के लिए फौरन से नीचे की तरफ चले जाती है तो मोशन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और जैसे जैसे वो लोग अंदर की तरफ जाते हैं उन्हें अब और भी ज्यादा डर लगने लगा था क्योंकि वहाँ पर स्केलेटन्स पड़े हुए होते हैं और मोशन ऊपर की तरफ देखता है तो उसे ऊपर एक रिवर दिखाई देती है और नीचे बिल्कुल खाली जगह मौजूद थी। ये देखकर वो काफी हैरान होता है और कहता है कि योंगजियांग रिवर के नीचे एक योंगजियांग पैलेस मौजूद है, ये वही पैलेस है। उसे वहाँ पर ऊपर एक बहुत ही बड़ी मछली दिखाई देती है जो कि उसके बिल्कुल ऊपर से होके गुजर गई थी। मोशन कहता है कि यहाँ पे मौजूद ये ड्रैगन पिलर्स ये इस पूरी की पूरी योंगजियांग रिवर को सपोर्ट कर रहे हैं और उसे ऊपर होल्ड किए हुए हैं। और फिर व्हाइट फॉक्स कहती है कि यहाँ पे रुक मत जाओ, मेरे साथ आओ। वो फिर वहाँ से आगे की तरफ जाती है और मोशन को एक दीवार के पास लाकर खड़ा कर देती है तो मोशन वहाँ पे दीवार पर एक पेंटिंग देखता है जो कि ह्यूमन और बीस्ट की आपस की मिली जुली एक पेंटिंग
होती है। मोशन कहता है कि एंशिएंट टाइम में क्रीचर्स और ह्यूमंस आपस में दोस्त हुआ करते थे और एक साथ बैठकर खाना भी खाया करते थे। ये लोग बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे कि मैं उस मंकी किंग के साथ हूँ। इतने में अचानक फिर कुछ बर्ड्स उड़ते हुए वहाँ से सीधा बाहर की तरफ चले जाते हैं, जिस पर मोशन थोड़ा सा डर गया था और वो फॉक्स कहती है कि वो डरावनी चीज जो कोई भी है वो इसके पीछे मौजूद है। मोशन को वहाँ पर एक बहुत ही जोरदार धाड़ की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पर उस गेट के पीछे कोई बड़ा मॉन्स्टर छुपा हुआ है। ये देखने के बाद मोशन आहिस्ता आहिस्ता उस दरवाजे के करीब जाकर खड़ा होता है तो वो देखता है कि वो दरवाजा तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अचानक उन लोगों को वहाँ पर एक और जोरदार धाड़ की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो मोशन से लिपट जाती है और कहती है कि मैं डर रही हूँ, मुझे वहाँ पे नहीं जाना। उस दरवाजे के दूसरी तरफ बहुत ही ज्यादा स्मोक होता है, जिसकी वजह से उन लोगों को दिखाई नहीं देता कि वहाँ पे दूसरी तरफ क्या चीज मौजूद है। मगर वो फॉक्स कहती है कि ये आवाज जिस चीज की भी है, ऐसा लग रहा है कि शायद वो बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ महसूस कर रही है। ड्रैगन है। मुझे ग्रैंडपा वांग शेन ने बताया था कि ड्रैगन पावर को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है थंडर लाइटनिंग पावर। और जिस बंदे के पास थंडर लाइटनिंग पावर होती है वो ड्रैगन को अपनी मर्जी से जब चाहे कंट्रोल कर सकता है। और मैं भी इस रियल ड्रैगन से ये थंडर लाइटनिंग टेक्निक सीख कर इसे कंट्रोल करना चाहता हूँ। इतने में हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ऊपर से एक जोरदार थंडर लाइटनिंग आकर गिरती है और मोशन काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि मेरी न्यू स्टार थंडर लाइटनिंग पावर अवेकन हो चुकी है। मगर अचानक व्हाइट फॉक्स कहती है कि जरा वहाँ देखो, ये सारे के सारे डेड वॉरियर्स यहाँ पे आ रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों की तरफ आगे बढ़ रहे थे। मगर मोशन को उन लोगों से जरा भी डर नहीं लग रहा था। वो वहीं पे ही खड़ा रहता है और अचानक से वो अपना रेलिक बाहर निकालता है तो उससे एक जोरदार एनर्जी निकलती है जो कि सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को वापस पीछे धकेल देती है। और वो कहता है कि ग्रैंडपा ने बताया था कि ये रेलिक एविल थॉट्स को कंट्रोल कर लेता है और माइंड को दोबारा से फोकस करने में मदद करता है। पर मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोगों में एविल थॉट्स होती होंगी, इसीलिए ये चीज बिल्कुल ऑर्डिनरी लग रही है। और क्योंकि उस रेलिक के रिंग्स अभी भी वाइब्रेट हो रहे थे तो मोशन कहता है कि आखिर यहाँ पर और कौन है कि जिसके पास एविल थॉट्स है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे अलावा और इस व्हाइट फॉक्स के अलावा यहाँ पे कोई तीसरा बंदा मौजूद हो। और फिर वो उस ड्रैगन की तरफ देखते हुए कहता है कि कहीं ये एविल थॉट्स उस ड्रैगन की तो नहीं है। उसे वहाँ पर बहुत सारी इंसानी खोपड़ियां दिखाई देती हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ पे एक टाइम में इंसानों का कत्लेआम किया गया होगा। और मोशन को फिर वहाँ पर आगे एक ड्रैगन स्केलेटन दिखाई देता है जिसके बीचों बीच एक ब्लू स्टोन होता है और उस स्टोन के अंदर भी एक ड्रैगन जैसी कोई चीज होती है। और उसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।